students, welcome to the new video. We were covering chapter number 2 of our book, the contemporary world politics. Okay, so the chapter second chapter's name is the contemporary centers of power. Okay, so till now we have covered टिल यूरोपियन यूनियन. हमने यूरोपियन यूनियन तक कवर कर लिया है. अब हम आज समझेंगे, आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एशियान. ठीक है, एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का क्या एसोसिएशन हम देखेंगे. सबसे पहले हम बैकग्राउंड पे आते हैं कि ज़रूरत क्या पड़ती है हमें एसोसिएशन बनाने की. साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को क्या ज़रूरत पड़ रही है कि एशियान में फॉर्म करना पड़ रहा है. ठीक है, तो जो साउथ एशियन रीजन था वो क्या कर रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे और वर्ल्ड वॉर सेकेंड से भी पहले कोलोनियलिज्म यहाँ पर था. एंड किसके थ्रू कोलोनियलिज्म था? यूरोपियन कंट्रीज एंड जापानीज. तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है दैट यूरोपियन कंट्रीज एंड जापान के बीच में क्या चल रहा है, एक थग ऑफ वॉर चल रहा है कि वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पे क्या करेंगे, कब्जा करेंगे, अपना कोलोनियलिज्म करेंगे, अपना क्या निकालेंगे, अपने रॉ मटेरियल निकालेंगे एंड अपनी कंट्री के अंदर करेंगे डेवलपमेंट. ठीक है, ये सिनेरियो चल रहा है, ये एशियान बनने से पहले का. ठीक है, फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या होता है कि कंट्रीज, यहाँ की जो कंट्रीज हैं, ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, वो क्या फेस करने लगता है, नेशन बिल्डिंग. उनके पास क्वेश्चन होता है नेशन बिल्डिंग का. देखो, जब हम लोग हमारी सेकंड बुक कवर करेंगे ना इंडियन पॉलिटिक्स की, तो वहाँ पर भी ये चीज़ आएगी कि इंडिया के पास इंडिपेंडेंट होने के बाद में जो पहला चैलेंज था वो था नेशन बिल्डिंग का. ठीक है, फिर यहाँ पर आता है दूसरा चैलेंज. क्या ये लोग फेस कर रहे होते हैं? पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि भाई जाहिर सी बात है, कॉलोनी है, ये कॉलोनी रही है, तो क्या होगा, गरीबी भी होगी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी होगा. एंड आफ्टर दैट दे वर फेसिंग द कोल्ड वॉर प्रेशर. कोल्ड वॉर चल रहा था, हमने देखा था किसके बीच में, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में क्या बन गए थे, 2 ब्लॉक्स बन गए थे. एंड इनके ऊपर प्रेशर था कि किसी एक ईदर ऑफ द ब्लॉक दे हैव टू ज्वाइन. ठीक है, ये वाला इनके ऊपर प्रेशर था. एंड देन हमारा फोर्थ चैलेंज था रीजनल कन्फ्लिक्ट्स. इन कंट्रीज के आपस में भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स थे. तो ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं, बैकग्राउंड में चल रही हैं एशियान फॉर्म होने से पहले. सो अर्लियर एफर्ट्स लाइक, अब क्या देखो क्या होता है कि ये जो हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट है जो इंडिया के थ्रू स्टार्ट किया जाता है, तो इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम दिस बंदूंग कॉन्फ्रेंस. तो क्वेश्चन अगर आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो द बंदूंग कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू विच नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज स्टार्टेड फ्रॉम द बंदूंग कॉन्फ्रेंस. ठीक है, यहाँ पर ये इनिशिएट होता है, बट ये जो बंदूंग कॉन्फ्रेंस है वो इफेक्टिव रीजनल कॉपरेशन की तरह नहीं निकल के आता है. ठीक, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें एंड इसका जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसका फेल्यूर एज अ रीजनल कॉपरेशन क्या करता है, एनकरेज करता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को कि वो क्या करें, एस्टेब्लिश करें एशियान को. सो इफ द क्वेश्चन कम्स इन 7 मार्क्स फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है, और फॉर एस्पिरेंट्स, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी एशियान आएगा एंड इट कम्स इन मेंस आंसर राइटिंग, सो व्हाट यू विल डू इन द बैकग्राउंड, यू विल टेल दिस वन थिंग लाइक साउथ ईस्ट एशिया सफर्स फ्रॉम यूरोपियन एंड जापानीज colonialism before and during World War II. They were facing the challenges of nation building, poverty and economic backwardness, and they were having the pressure of Cold War that they have to join either of the 2 blocks, US bloc or capitalist bloc or communist bloc. Okay, and they were also facing the regional conflicts. Though there was the non-alignment movement introduced in Bandung Conference, but it has not came out as a effective regional cooperation. So all of these factors encourage the Southeast Asian countries to establish ASEAN. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन. अब हम आगे बढ़ते हैं.
ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। तो हम देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट, एशियान का एस्टैब्लिशमेंट। एशियान के अंदर सेकंड हेडिंग है हमारी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियान। एशियान का एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू नीड टू रिमेंबर इट। लाइक इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967। ठीक है, अब इसके क्या हो रहे हैं, 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इन 5 फाउंडिंग मेंबर्स को याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, सब नोट डाउन कर लेंगे। आई एम STP। ठीक है, अच्छा आपने STD के बारे में सुना होगा। ठीक है, STD के बारे में सुना होगा। STD जैसे बागबान मूवी किसी ने देखी होगी, तो यहाँ पर मतलब अमिताभ बच्चन रात में जाते हैं हेमा मालिनी जी से बात करने के लिए, एंड और यहाँ पर खड़े होके गाना गाते हैं, तू यहाँ मैं वहाँ, याद होगा अगर देखा होगा तो वो जो फ़ोन कॉल्स होते थे, लाइक STD वाला चीज़ है ना, PCO जिसे हम कहते थे। सो जब भी हम किसी को कॉल लगाते हैं, एंड व्हेन देयर वाज द लैंडलाइन सिस्टम, वो, और नहीं तो आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के नाम से भी इसे याद कर रख सकते हैं, दैट इज अ मोस्ट सिंपल थिंग। तो सो STD, सो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, हम हमारा तो D की जगह हम क्या कर देंगे, P कर देंगे, बस इतना हमें चेंज करना है। तो I से हमारा क्या हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना। M से हमारा क्या हो गया, मलेशिया हो गया। S से हमारा हो गया सिंगापुर। ठीक है, T से हमारा हो गया थाईलैंड, एंड P से हमारा क्या हो गया, फिलीपींस। ओके ओके, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। एक बार चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। IM, मैं भी देख लेती हूँ मुझे याद हुआ कि नहीं। STD, I से हमारा क्या हुआ, इंडोनेशिया। M से क्या हुआ हमारा, मलेशिया। S से हमारा क्या हुआ, सिंगापुर। ठीक है, T से हमारा क्या हुआ, थाईलैंड, एंड D तो था नहीं, P से था। P से क्या था, फिलीपींस। ठीक है, मलेशिया की स्पेलिंग गलत है, पता है मुझे। ठीक, अब ये हो, सॉरी, हाँ, अब ये हो गया हमारा इतना कंप्लीट। ठीक है, अब इसका जो फाउंडिंग है, तो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट कहाँ साइन हुआ है, किस डिक्लेरेशन में साइन हुआ है, बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो इफ द क्वेश्चन कम्स, बैंकॉक डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज एशियान। और बंदूक कॉन्फ्रेंस, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, अब जो एशियान है उसके अंदर क्या हो जाता है, 10 मेंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, 5 मेंबर्स ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ब्रुनेई ज्वाइन करता है, वियतनाम ज्वाइन करता है, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ठीक है, तो कौन कौन कर रहा है, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ये 5 जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी मैं ट्रिक बता दूंगी अभी आगे जब अब देखो, अब करेंटली अगर हम देखें, सो इट हैज़ 11 मेंबर्स। ओके, इट हैज़ 11 मेंबर्स। मैं एक शॉर्ट्स डाल दूंगी ट्रिक का, क्योंकि राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर मैंने क्या ट्रिक बनाया था इन 10 कंट्री को याद रखने का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 26 अक्टूबर 2025 में, 26 अक्टूबर 2005 में तमोलस, ठीक है, तमोलस नाम की जो कंट्री है उसने क्या किया है, ज्वाइन किया है किसको, एशियान को ज्वाइन किया है। एंड 47th एशियन समिट के अंदर इट ज्वाइंड। ठीक है, ये कंट्री ने ज्वाइन कर लिया एशियान को, जो कि कहाँ पर हुई थी, कोलालंपुर मलेशिया के अंदर हुई थी। तो क्या बात हो रही है हमारी बात हो रही है कि करेंटली देयर आर 11 मेंबर्स। ठीक है, 26 अक्टूबर 2005 में तिमोर-लेस्टे नाम की एक कंट्री ने इसको क्या कर लिया है, इसको ज्वाइन कर लिया, एशियान को ज्वाइन कर लिया है। सो करेंटली देयर आर 11 कंट्रीज। ओके, अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम एशियान की क्या ऑब्जेक्टिव है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो यानी कि जिनको ध्यान में रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, तो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि देखो, दे वर फेसिंग द चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग का चैलेंज था। ठीक है, बिल्डिंग का चैलेंज था। एंड दे वर फेसिंग पॉवर्टी। ठीक है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था। सो दे वांटेड व्हाट दे वांटेड इकोनॉमिक ग्रोथ।
इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इकोनॉमिक ग्रोथ वो कैसे ले सकते हैं कि भाई सारी जो कंट्रीज हैं इस साउथ एशियन रीजन के अंदर जो कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगी, ट्रेड करेंगी, तो क्या होगा, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। प्रमोट सोशल प्रोग्रेस, ये क्या करते हैं, सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करें, एंड प्रमोट कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट को। सो तीन चीजों की बात हुई, इकोनॉमी की बात हुई, सोसाइटी की बात हुई एंड कल्चर की बात हुई। ठीक है, ये तीन चीजों की हमने बात कर ली। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। अरे देखो जाहिर सी बात है, अगर दो कंट्रीज मान लो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर इतनी लड़ाई क्यों हो रही है, बेसिकली हम देखा जाए इंडिया पाकिस्तान के अंदर इतना लड़ाई क्यों है, क्योंकि इंडिया और चाइना भी है दुश्मन, है ना, और इनके बीच भी वॉर हो चुका है, बट इंडिया चाइना स्टिल इतना ज्यादा नहीं लड़ता है क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, बट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है। अगर आपको रीजन के अंदर क्या रखना है, स्टेबिलिटी रखनी है, स्टेबिलिटी रखनी है, और क्या रखना है, पीस रखना है, तो क्या कर दो इकोनॉमिक डिपेंडेंस लेकर आ जाओ, डिपेंडेंस लेकर आ जाओ। आप देखना हमेशा अगर इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन अनदर पर्सन फॉर योर इकोनॉमिक, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक ज़रूरतों के लिए आप अगर किसी इंसान पे डिपेंड हो, आइदर इट बी योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स और एनीबडी, इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन दैम, तो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है दूसरा एशियान का, कि इट इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है ये, ठीक है, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर, एंड यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर ये बेस्ड है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हमारे एक अनदर हेडिंग पे, दैट इज एशियन वे। कि एशियन वे क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है इन 2 मार्क्स दिस क्वेश्चन ऑफन कम्स लाइक व्हाट इज एशियन वे। तो हमने देखा था जब हम यूरोपियन यूनियन को पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था दैट यूरोपियन यूनियन किसे फॉलो करता है, एक सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करता है। एवरी स्टूडेंट हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मेंबर नेशंस, ठीक है, ये जो मेंबर नेशंस हैं अपना जो कुछ पावर है, नेशनल पावर और फ्रीडम, वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और किसको दे देते हैं, एक इस इंस्टीट्यूशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं अपनी पावर्स को छोड़ के, दे गिव दीज पावर टू द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एक्शंस ऑन देयर बिहाफ, उसको हम कहते हैं सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो EU ये काम कर रहा है, यूरोपियन यूनियन ये काम कर रहा है, बट एशियान ने इस चीज को फेवर नहीं किया। ठीक है, एशियान डिडंट फेवर द स्ट्रॉन्ग सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन। इनका वे क्या है, सो बेसिकली एशियान का वे क्या है, इनफॉर्मल इंटरेक्शन, यानी कि देखिए ये जो कंट्रीज हैं ये एक दूसरे से मिलेंगी एंड इनके जो इंटरेक्शंस होंगे इनफॉर्मल होंगे, यानी कि दीज इंटरेक्शंस, दीज डिसीजंस आर नॉट ऐसे बाइंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि एशियान को हमने क्या बना दिया है, एक सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिया है और इन कंट्रीज ने अपनी मतलब जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है उसे एकदम अपना छोड़ दी है और इसको दे दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या करेगी, कॉपरेशन पे बेस्ड है, दे विल कॉपरेट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे। ठीक है, नॉन कन्फ्रंटेशन, एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं होगा। ठीक है, कंसल्टेशन एंड कंसेंसस, इट विल वर्क ऑन कंसल्टेशन, ये जो कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ कंसल्ट करेंगी और कंसेंसस पे काम करेंगी। कंसेंसस यानी कि एक तरीके से इनमें आपस में वोटिंग होगी। ठीक है, फिर रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी, ये कंट्रीज एक दूसरे की, ये जो 11 कंट्रीज हैं, दीज कंट्रीज विल रिस्पेक्ट द नेशनल सॉवरेनिटी ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री, ठीक है, विच इज अ मेंबर ऑफ एशियन, एंड नॉन इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, और इंटरनल अफेयर्स के अंदर इनकी क्या नहीं होगी, इंटरफियरेंस नहीं होगी। तो एशियन जो है वो बेसिकली क्या है, कॉपरेट विदाउट सेक्रीफाइसिंग सोवरेनिटी को बिना को सेक्रीफाइस ना करते हुए कॉपरेट करता है एशियन। ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर हुई। सो दिस इज द एशियन वे, दैट इन व्हाट इज एशियन वे,
in the ASEAN way, ASEAN does not favor a strong supranational institution. It is based on, ठीक है, it means that it is based on informal interaction, cooperation, non confrontation. एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, confront नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, consultation and consensus, respect for national sovereignty, ठीक है, non interference in international affairs, and ASEAN जो है वो क्या है, cooperation without sacrificing sovereignty. अच्छा, ये हो गया. अब इसके बाद हम देखते हैं एशियान कम्युनिटी 2003 में क्या आता है, एशियन कम्युनिटी नाम का एक कंसेप्ट आता है. सो व्हाट इज दिस एशियन कम्युनिटी? सो 2003 के अंदर एशियन एग्री टू स्टैब्लिश एन एशियन कम्युनिटी. एशियन कम्युनिटी को स्टैब्लिश करने की जो मांग है उस पर एग्री कर देता है, और इसके 3 पिलर्स हैं. इस एशियन कम्युनिटी के क्या है, 3 पिलर्स हैं. क्या क्या है? पहली चीज है इसकी हमारी सिक्योरिटी कम्युनिटी, जो क्या प्रोवाइड करेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, सिक्योरिटी कम्युनिटी. दूसरी है हमारी इकोनॉमिक कम्युनिटी, एंड थर्ड है हमारी सोशियो कल्चरल. ठीक है, सोशियो कल्चरल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल. अब देखो नाम से ही पता है कि इनके काम क्या होगा. तो इसका काम क्या होगा, ये सिक्योरिटी देखेगी, इकोनॉमिक एजेंडास को देखेगी, एंड सोशियो कल्चरल चीज़ों को भी देखेगी. अब सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या है, प्रिवेंट टेरिटोरियल डिस्प्यूट. सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या करेगी, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो हैं उनसे प्रिवेंट करेगी, ठीक है, फ्रॉम बिकमिंग आर्म्ड कन्फ्लिक्ट. टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट जो हैं कंट्रीज के बीच में, उनको आर्म्ड कन्फ्लिक्ट से रोकने में मदद करेगी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए एक टेरिटरी के पीछे जैसे डोकलाम इशू हुआ था इंडिया एंड चाइना के बीच में, एंड इट इस मतलब उसकी वजह से क्या हुआ, मिलिट्राइजेशन स्टार्ट हो गया दोनों ही कंट्री के बीच में, एक आर्म कन्फ्लिक्ट की तरफ वो क्या हो गया, बढ़ने लगा. तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट आर्म कन्फ्लिक्ट में ना तब्दील हो जाए, ठीक है, ये देखेगी वो. फिर मेंबर कमिटेड टू, मेंबर्स किस चीज के लिए कमिटेड है, पीस के लिए, न्यूट्रलिटी के लिए, कोऑपरेशन के लिए, नॉन इंटरफियरेंस के लिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की, ठीक है. चलिए ये चीज हमने देखी. फिर हमारा आता है क्या, एशियान रीजनल फोरम, ARF आता है, रीजनल फोरम. इसको 1994 में एस्टेब्लिश किया जाता है. इसका काम क्या है, डील्स विद सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन. ये क्या करता है, डील करता है किससे, सिक्योरिटी से, एंड फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के साथ में डील करता है. प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स. ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, कि क्या कर सके हम, डिस्कस कर सकें रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को. क्या बात हो रही है कि 1994 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ. ये सिक्योरिटी की बात कर रहा है, एंड फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है. और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है क्या, प्लेटफॉर्म किस चीज का, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स का, ठीक है. एशियन एज एन इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर की तरह हम एशियान को देखते हैं. तो एशियान रिमेन्स प्राइमरली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन. एशियान क्या रहेगा, इकोनॉमिक एसोसिएशन की तरह रहेगा, प्राइमरली एक इकोनॉमिक एसोसिएशन की तरह रहेगा. इट्स ओवरऑल इकोनॉमी इज स्मॉलर देन दैट. देखो हम एशियान को क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक पावर की तरह देख रहे हैं. जो प्राइमरी काम था एशियान का, हमने देखा ना, अभी ऊपर पढ़ा हमने, तो एशियान के क्या थे, दो ऑब्जेक्टिव्स थे. पहला ऑब्जेक्टिव था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, सोशल प्रोग्रेस की बात हो रही है, कल्चरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा पीस एंड स्टेबिलिटी है, ठीक है. तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि अगर हम एशियान को इकोनॉमिक पावर की तरह देखेंगे तो इसका प्राइमरी काम क्या है, इकोनॉमिक एसोसिएशन. ये जो कंट्रीज हैं, ये जो 10 स्टार्टिंग में 5 कंट्रीज, देन 10 कंट्रीज, एंड 2025 में इट बिकेम 11 कंट्रीज. तो इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमिक एसोसिएशन बना के रखें, ठीक है. इट्स ओवरऑल इकोनॉमी इज स्मॉलर देन. देखो ओवरऑल इकोनॉमी इन सारी 11 कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो US, यूरोपियन यूनियन और जापान से छोटी है. फिर भी ठीक है, हाउएवर इट्स इकोनॉमीज आर ग्रोइंग रैपिडली. इसकी जो इकोनॉमी है वो क्या बढ़ रही है, रैपिडली ग्रो कर रही है. दिस हैज इंक्रीज्ड एशियान्स रीजनल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस. इसीलिए एशियान का क्या है, रीजनल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, ठीक है. ये कंट्रीज क्या करना चाहती हैं, सभी कंट्रीज एशियान की क्या बनना चाहती हैं, ये तो होगा मेंबर,
ठीक है, वो बनना चाहती हैं गेस्ट मेंबर एक तरीके से, ठीक है। इनकी जो मीटिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया इटसेल्फ पार्टिसिपेट्स इन द मीटिंग ऑफ द एशियान, ताकि वो क्या कर सके, इन कंट्रीज का जो मार्केट है वो ओपन कर सके अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, ताकि इंडिया की भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, अब इकोनॉमिक कम्युनिटी का एम क्या है एशियन की, क्रिएट अ कॉमन मार्केट, एक कॉमन मार्केट क्रिएट करना, ठीक है, डेवलप अ कॉमन प्रोडक्शन बेस, एक कॉमन प्रोडक्शन बेस को डेवलप करना, ठीक है, प्रमोट सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इम्प्रूव मैकेनिज्म्स फॉर सेटलिंग इकोनॉमिक डिस्प्यूट, इकोनॉमिक डिस्प्यूट को सेटल करने का मैकेनिज्म लेकर आना, यानी कि अगर दो कंट्रीज के बीच में गलती से लड़ाई हो भी गई तो एशियान उसको क्या कराएगा, रिजॉल्व कराएगा। ये जो 11 मेंबर्स हैं इनके बीच की बात हो रही है। प्रमोट अ फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, तो फ्री ट्रेड एरिया को क्या करना, प्रमोट करना। सो इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विस, यानी कि ये जो एशियन कंट्रीज हैं एक दूसरे को क्या कर देंगी, इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड कराएंगी, लेबर भी प्रोवाइड करेंगे एंड सर्विस भी प्रोवाइड कराएंगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट, एशियान्स ग्रोइंग ग्लोबल रोल, एशियान का ग्लोबल रोल, ठीक है, किस तरीके से एशियान का जो ग्लोबल रोल है वो ग्रो कर रहा है, देखते हैं, ठीक है। एशियान्स विजन 2020, एशियान का जो विजन है 2020, प्रमोटेड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल, क्या प्रमोट कर रहा है, एक आउटवर्ड लुकिंग रोल को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो अब इनका जो गोल है वो क्या है, और भी चीजों को देखना, सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं रह गया है, ठीक है। इट एनकरेजेस नेगोशिएशन एंड पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, अब ये बात क्या कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द इकोनॉमी राइट नाउ, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पीसफुल रीजन, ठीक है। एशियन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिजॉल्विंग एंड मीडिएटिंग, ठीक है, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना और मीडिएट करने के बारे में भी एशियन क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है। तो किस किस चीज में इसने ध्यान दिया है, कंबोडियन कन्फ्लिक्ट में ध्यान दिया है, ईस्ट तिमोर क्राइसिस में इसने ध्यान दिया है, ठीक है, हेल्प करी है। इट ऑल्सो होल्ड्स, ये क्या करता है, होल्ड करता है एनुअल डिस्कशंस ऑन ईस्ट एशियन कॉपरेशन, ईस्ट एशियन कॉपरेशंस के ऊपर में एक एनुअल डिस्कशन को भी ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एशियान और इंडिया, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एशियान और इंडिया का क्या रिलेशन है, क्या रोल है, देखो। सो कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हो रहा था, इंडिया पेड लिमिटेड अटेंशन टू एशियान, इंडिया ने लिमिटेड अटेंशन पे किया, ठीक है। तो 1945 के बाद में इंडिया का लिमिटेड अटेंशन है, ठीक है, चलिए। फिर रिसेंट ईयर में क्या हुआ है, इंडिया हैज स्ट्रेंथन्ड रिलेशंस विद एशियान, इंडिया ने एशियान के साथ में क्या करा है, रिलेशन एस्टेब्लिश किया है रिसेंट ईयर में, ठीक है। तो इसके अंदर ईयर आप लोग देख खुद से ढूंढना, एक आती है लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया ने क्या स्टार्ट किया, लुक ईस्ट पॉलिसी। आपका होमवर्क ये है कि किस ईयर में ये आई है ना, और पीएम कौन थे, ये चीज। एंड उसके बाद हमारी आती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो दीज टू पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू एशियन, ईस्ट को लेकर इंपॉर्टेंट है, तो एशियन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो इसका भी आप क्या करोगे, ईयर देखोगे, ये तो सिंपल है, ये तो कोई भी बता देगा, ठीक है। और इसके भी आप पीएम देखोगे, हमारे करंट पीएम है, ठीक है, और ईयर देखोगे। सो दीज आर, तो ये डेवलपमेंट है इंडिया के रिगार्डिंग, ठीक है। सो लिमिटेड अटेंशन था इंडिया का 1945 के बाद में, फिर आता है लुक ईस्ट पॉलिसी के हम ईस्ट की तरफ देखेंगे, एंड देन आता है हमारा एक्ट ईस्ट, हम एक्शन लेंगे, ठीक है। इंडिया साइंड ट्रेड एग्रीमेंट्स विद, किसके साथ इंडिया ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, मलेशिया के साथ, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इन 3 कंट्री के साथ में इंडिया क्या साइन करा है, ट्रेड एग्रीमेंट। और एशियन इंडिया एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केम इनटू अफेक्ट इन 2010, और 2010 में इंडिया ने एशियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या कर लिया, साइन कर लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है,
एशियान का। तो एशियान इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर। देखो एशियन क्या है, इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है इंडिया का। इट स्ट्रेंथन इंडियाज एंगेजमेंट विद अ ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज। ये क्या कर रहा है, इंडिया का जो एंगेजमेंट है ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी के साथ में उसको क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। पर्टिकुलरली चाइना एंड एशियन कंट्री क्या कर रहा है, एशिया का जो एंगेजमेंट है, इंडिया का जो एंगेजमेंट है एशियन इकोनॉमीज के साथ में उसको क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। ठीक है, पर्टिकुलरली चाइना एंड एशियन कंट्रीज के अंदर। फिर आता है इंपॉर्टेंस, एशियन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो एशियाज मेजर स्ट्रेंथ क्या है, डायलॉग। ठीक है, बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंसल्ट करेंगे एंड कोऑपरेट करेंगे, D+C+C, डायलॉग, कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल फोरम फॉर एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज के लिए क्या करेंगे, पॉलिटिकल फोरम को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे एंड मेजर पावर्स। ठीक है, क्या करेगा, प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल फोरम फॉर एशियन कंट्रीज के लिए पॉलिटिकल फोरम को प्रोवाइड करेंगे एंड मेजर पावर्स। अलाउस डिस्कशंस ऑफ, किस चीज का डिस्कशन अलाउ करेंगे, पॉलिटिकल इश्यूज का, सिक्योरिटी कंसर्न्स का एंड रीजनल कोऑपरेशन, इन 3 चीजों का। पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात होगी, सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में बात होगी एंड रीजनल कोऑपरेशंस की बात होगी। इट इज द ओनली रीजन, ये क्या है, एक अकेला रीजन है, रीजनल एसोसिएशन है एशिया की, only regional association in Asia that provides such a formal involving Asian countries and major powers। यानी कि इकलौता रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एशिया, मतलब जो एशियन कंट्रीज को क्या करता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, वो है कंट्रीज। सो पहले देख लो, ये लोगो देख लो एशियान का, ये फ्लैग देख लो एशियन का, दिस इज अ फ्लैग ऑफ एशियन। यूरोपियन यूनियन का फ्लैग क्या था, ऐसे सर्कल था, सर्कल में स्टार्स बने हुए थे, कितने स्टार्स थे, कमेंट द नंबर्स ऑफ स्टार। ओके, कमेंट सेक्शन में स्टार्स के नंबर को कमेंट करिए। यहाँ पर क्या है, इन एशियन लोगो द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी, राइस का स्टॉक्स है। ठीक है, रिप्रेजेंट द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी, फ्रेंडशिप और सॉलिडारिटी में क्या है, ये बाउंड है। तो ये राइज स्टिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये एक दूसरे से क्या है, यहाँ पर बंधे हुए हैं। ठीक है, बंधे हुए हैं एंड यूनिटी ऑफ एशियन। ठीक है, सिंबलाइज कर रहा है एशियन की यूनिटी को। ठीक है, चलिए ये चीज आ गई हमारी। चलिए, सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। चाइनीज इकोनॉमी का राइज, किस तरीके से राइज हो रहा है चाइनीज इकोनॉमी का, वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो चाइना इज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। चाइना कैसे इमर्ज होता है, एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के रूप में इमर्ज होता है। तो देखते हैं क्या, तो चाइना इमर्ज एज अ थर्ड मेजर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। देखो क्या हो रहा है आफ्टर यूरोपियन यूनियन एंड एशियन। ठीक है, जब हमारा क्या होता है 1991 के बाद में, एक तरीके से नॉट 1991, एक तरीके से जो हमारा कोल्ड वॉर के टाइम के बाद में क्या हो रहा है कि हमारा वर्ल्ड तो 2 तरफ डिवाइडेड था ही। ठीक है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, उस बीच में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। ये हमारा किस में एस्टेब्लिश हुआ, 1992 में। ठीक है, और ये हमारा एस्टेब्लिश कब हो रहा है, 1967 में, है ना। अब क्या बात हो रही है, तो ये अल्टरनेटिव पावर की तरह चाइना इमर्ज करता है। तो सिंस 1978 चाइना हैज एक्सपीरियंस्ड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइना ने क्या एक्सपीरियंस किया, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना ने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज्ड इट्स पॉलिटिकल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इसका जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी चाइना की, उसने क्या किया, उसकी पॉलिटिकल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस को भी बढ़ा दिया। आज के टाइम में अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, अच्छा ये देखो एक छोटे लेवल पे देखिए, आज के टाइम में जो पर्सन इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, ठीक है, सोसाइटी में उसकी क्या है, रिस्पेक्ट है। आज से 4 साल पहले इन्फ्लुएंसर्स जो थे, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी नहीं थी। ठीक है, आज के टाइम पे उनको क्या कहा जा रहा है, ऑरेंज इकोनॉमी कहा जा रहा है।
ठीक है, मोदी जी खुद आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करिए, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही है, तो क्या है, उधर है पैसा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथमेंट है वहां पर, ठीक है। तो जो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रेंथेंड है वो पॉलिटिकल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी उसका अच्छा खासा होगा। तो किन किन फैक्टर्स ने चाइना की इस पावर के लिए क्या किया, कंट्रीब्यूट किया? सबसे पहले तो लार्ज पॉपुलेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा डिविडेंड क्या बोलता है, जो हमारे है ना जो लोग हैं, ठीक है, यंग पॉपुलेशन। फिर ह्यूज लैंड एरिया, जो चाइना का एरिया है वो क्या है, ह्यूज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस में रिच है चाइना, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है हमारा स्ट्रेटेजिक जोग्राफिकल लोकेशन, जो जोग्राफिकल लोकेशन है चाइना की वो भी स्ट्रेटेजिक है। उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम द कंट्री इज फॉलोइंग, एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो 1 2 3 4 5 6, these are the 6 points। so large population, huge land area, natural resources, ये सारी चीजें आ गई। अब आ जाता है हमारा चाइना अंडर माओ। चाइना किसके अंडर, माओ के अंडर में, सोवियत मॉडल की बात हो रही है, चाइना अंडर माओ के अंडर में चाइना। सो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश्ड इन 1949 के अंदर चाइना एस्टैब्लिश होता है अंडर माओ जेडोंग के अंडर में चाइना को एस्टैब्लिश किया जाता है। चाइना एक तरीके से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है, ठीक है। चाइना अडॉप्ट करता है सोवियत स्टाइल प्लान्ड इकोनॉमी। यूएसएसआर ने जैसे प्लान्ड इकोनॉमी वो करी थी ना, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री थी, उसी तरीके से चाइना करता है। इसके की फीचर क्या है, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज कौन ओन कर रहा है, स्टेट कर रहा है, गवर्नमेंट ओन कर रही है, ठीक है। फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस था। एग्रीकल्चरल सरप्लस यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो एग्रीकल्चर से हमें प्रॉफिट हो रहा था, सरप्लस मिल रहा था, उसको हम किसके लिए यूज कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज कर रहे थे। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इम्पोर्ट को क्या कर दिया जा रहा है, सब्सटीट्यूट कर दिया जा रहा है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। एंड लिमिटेड लिंक्स विद कैपिटलिस्ट कंट्रीज, और कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ में हमारा क्या है, लिमिटेड लिंक है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी, दिस कंप्लीटेड। तो चाइना इनिशियली रिसीव्ड सोवियत एड एंड असिस्टेंस। चाइना क्या कर रहा है, इनिशियली स्टार्टिंग में ही क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है सोवियत से असिस्टेंस मिल गया। देखो इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या आई, इंडिया ने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। इंडिया ने ना कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो किया, ना इंडिया ने कम्युनिस्ट सिस्टम को फॉलो किया। इंडिया का सिस्टम क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी थी इंडिया की, ठीक है। हम दोनों ही सिस्टम, हम सोशलिस्ट भी थे जो प्रियम्बल में हमें दिखाई देता है, और हम कैपिटलिस्ट भी थे कुछ तरीके से, पर कैपिटलिस्ट एट द स्टार्टिंग टाइम वी वर लेस कैपिटलिस्ट, ओके। जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, जैसे आयरन एंड कोल इंडस्ट्रीज थी, दैट वाज लाइक गवर्नमेंट ने उसे फंड किया था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई थी हमारे पास। तो इसको यहाँ पर क्या मिल रहा है, रशिया से सपोर्ट मिल रहा है, यूएसएसआर से सपोर्ट मिल रहा है। तो अचीवमेंट्स क्या हुआ, बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की फाउंडेशन इन्होंने बनाई। देखो इंडिया की जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखोगे, इकोनॉमी के बारे में देखोगे, तो एग्रीकल्चर तीन वो होता है ना, प्राइमरी, देखो सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। तीन सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स, ठीक है, सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी की, जहां पर प्राइमरी में आता है हमारा एग्रीकल्चर, सेकंड में आती है हमारी क्या, इंडस्ट्रीज, और टर्जरी में हमारा क्या आता है, सर्विस सेक्टर। इंडिया ने क्या किया, ये जो इंडस्ट्री वाली ग्रोथ, इंडस्ट्री वाला था स्टेप, इसको स्किप कर दिया, इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाई। हमने क्या किया, एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर पे आ गए। कैसे आ गए, अभी भी देखो हमारा इकोनॉमी में प्रोविडेंट मतलब जो मेन पार्ट है वो एग्रीकल्चर कवर कर रहा है। उसके बाद हमारे आईटी हब्स हो गए, ठीक है, हमारे आईटी हब हो गए, बेंगलुरु देख लो। तो ये सारी चीज़ें हमने इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं करी। चाइना ने कहाँ से स्टार्ट किया, उसकी फाउंडेशन जो थी इंडस्ट्री थी। अगर आपकी फाउंडेशन इंडस्ट्रीज है तो भाई सर्विस सेक्टर भी ब्लूम करेगा, एग्रीकल्चर भी ब्लूम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर डायरेक्ट प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
एम्प्लॉयमेंट दिया, इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट देंगी। अब इंडिया के पास क्या है सर, लिमिटेड सर्विस सेक्टर है। एग्रीकल्चर में एक एग्रीकल्चरल लैंड है, इसके अंदर 4 लोग हैं, 4 फैमिली मेंबर है, 4 भाई हैं, 4 लोग कर रहे हैं खेती बाड़ी, ठीक है। ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, सेग्रीगेट होता जा रहा है टाइम टू टाइम। और सर्विस सेक्टर के अंदर क्या है, सर्विस सेक्टर के अंदर लिमिटेड रोल है, लिमिटेड जॉब है, सारी की सारी पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे और सर्विस सेक्टर पे। और क्योंकि हमने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा उसको स्किप कर दिया था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। एजुकेशन हो आई, हेल्थ आया, हेल्थ प्रोवाइड हुई एंड सोशल वेलफेयर हुआ। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वॉज अराउंड 5 to 6%। सो माओ ज़ेडोंग के टाइम पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 5 to 6% थी। अब प्रॉब्लम्स इधर क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या थी, जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रिड्यूस द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जो हमने जब ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था कि भाई लार्ज पॉपुलेशन है। अब उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था, अब याद आ रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हाट वी कॉल इट डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अब क्या हो रहा है, जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, बेनिफिट्स नहीं दिख रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ के, रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रही थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज इनसफिशिएंट। अब क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा चाहिए। वेरी लिमिटेड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमारा वो बहुत ही लिमिटेड था, ठीक है। लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो है। एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज नॉट सफिशिएंट, और ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो सफिशिएंट नहीं थी, ठीक है। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं हम लोग शिफ्ट टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हुआ। तो 1972 में क्या होता है, रिलेशंस विद यूएसए। तो 1972 में चाइना अपने रिलेशंस यूएसए के साथ कैसे रख रहा है, तो चाइना एस्टैब्लिश्ड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट के साथ में अपने रिलेशन अच्छे कर लेता है। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ चाइनाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। ये क्या करता है, बिगिन करता है किस चीज़ का, एंड, चाइना के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन का, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड। भाई पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन चाइना का खत्म हो रहा है। चाइना ने क्या किया, अपने आप को पहले आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद में क्या करता है, वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाता है। अब जब वो 1972 में यूएसए के साथ में रिलेशनशिप बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ये बता रहा है ये चीज़ कि भाई चाइना अपनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन से बाहर निकल आया है। 1973 में 4 मॉडर्नाइजेशंस हो रहे हैं प्रपोज्ड बाय ज़ू लाई, ठीक है। ज़ू लाई क्या करते हैं, 4 मॉडर्नाइजेशन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला एग्रीकल्चर में आता है, दूसरा इंडस्ट्रीज में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। तो सारे के सारे सेक्टर्स ही कवर कर लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। एंड 1978 के अंदर क्या हो रहा है, देंग ज़ाओपिंग्स रिफॉर्म, ठीक है, देंग ज़ाओपिंग्स रिफॉर्म किए जा रहे हैं। जो क्या हो रहा है, ज़ाओपिंग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं ओपन डोर पॉलिसी। क्या करते हैं, ओपन डोर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमने देखा अभी तक किस किस की देखी, माओ ज़ेडोंग का देखा, ठीक है, ये यूएसएसआर के साथ में रिलेशन बनाए इन्होंने, ठीक है। फिर हमने देखा ज़ू लाई का देखा, जिन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन की बात करी। एंड हमने क्या देखा, ज़ाओपिंग्स के बारे में देखा, जिन्होंने क्या लेकर आया, ओपन डोर पॉलिसी लेकर आया, ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी में क्या हो रहा है, एम क्या है ओपन डोर पॉलिसी का, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू, इंक्रीज कर रहा है अपनी क्या प्रोडक्टिविटी को, इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी थ्रू फॉरेन कैपिटल, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेटर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरेक्शन, ठीक है। 3 चीज़ों से, फॉरेन कैपिटल की वजह से, ठीक है। क्या हो रहा है ओपन डोर पॉलिसी में, फॉरेन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया, फॉरेन कैपिटल यानी कि फॉरेन कंट्री
से हमें क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन से हमने क्या ली, टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड ग्रेटर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरेक्शन, और इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक इंटरेक्शन करा जा रहा है, यानी कि अपने डोर्स को ओपन कर दिया है, ठीक है। फिर चाइनाज ग्रेजुअल मार्केट इकोनॉमी। अब चाइना की ग्रेजुअल मार्केट इकोनॉमी क्या है, जैसे यूएसएसआर ने किया उस तरीके से चाइना ने नहीं किया। चाइना डिड नॉट अडॉप्ट शॉक थेरेपी। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में हमारे कि यूएसएसआर ने क्या किया, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो क्या हो रहा था कि भाई उन्होंने क्या किया, शॉक थेरेपी दी जो कंट्रीज थी उनको। तो क्या था, ग्रेजुअल प्रोसेस था। चाइना का अप्रोच क्या था, ग्रेजुअल प्लस स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म्स। क्या बात हो रही है, स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म हम लाएंगे। एग्रीकल्चर वाज प्राइवेटाइज्ड, रिफॉर्म्ड इन 1982 में एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया। अब तक क्या था एग्रीकल्चर, भाई पूरा कम्युनिटी बेस्ड था। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स फॉलोड, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स को क्या किया, फॉलो किया गया, पर्टिकुलरली फ्रॉम 1998 में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स को फॉलो किया गया, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज इनिशियली एनकरेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनिशियली इनकरेज किया गया थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हैं हम, इनिशियली एनकरेज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर ट्रेड बैरियर्स वर ग्रेजुअली रिड्यूस, जो ट्रेड बैरियर्स हमने लगा रखे थे, यानी कि जो बाहर की कंट्री से हम क्या था इंपोर्टेड सामान था उस पर क्या लगाते थे, एक्स्ट्रा टैक्स लगाते थे, तो उसको भी क्या कर लिया, ग्रेजुअली कम कर दिया चाइना ना। एंड स्टेट कंटिन्यू टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी, और जो स्टेट है वो इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है हमेशा से। तो चाइना का क्या बात हो रही है कि सोशलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, चाइना क्या है, सोशलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम था एंड ग्रेजुअली एक्सपेंडेड मार्केट इकोनॉमी, और उसने अपनी मार्केट इकोनॉमी को भी ग्रेजुअली क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, बढ़ा लिया, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, ये देखते हैं। सो द रिफॉर्म्स हेल्प्ड चाइना ओवरकम इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था उसको रिड्यूस करने में, ओवरकम करने में चाइना की मदद हुई। रिफॉर्म हेल्प चाइना, चाइना को हेल्प मिली, जो उसका इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, जो इकोनॉमी उसकी रुकी हुई थी, ठीक है, वो क्या हो गई, चलने लगी दोबारा से। तो मेजर आउटकम क्या था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज, जैसे ही इन्होंने एग्रीकल्चर प्राइवेट किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है। रूरल इनकम इंक्रीज, रूरल इनकम इंक्रीज हो गई। रूरल इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड, रूरल इंडस्ट्रीज जो थी वो एक्सपेंड होने लगी। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ एक्सेलरेटेड, क्या हो गया, जो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो एक्सेलरेट करने लगी। फॉरेन ट्रेड इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली, फॉरेन ट्रेड भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। चाइना बिकेम अ मेजर डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, चाइना क्या बन गया, मेजर डिस्कशन बन गया, डेस्टिनेशन बन गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के अंदर, ठीक है। चाइना एक्यूमुलेटेड लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चाइना क्या कर रहा था, एक्यूमुलेटेड जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, यानी कि जो हमारी करेंसी है उसको हम कितना चेंज कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन मतलब जो इंटरनेशनल करेंसी यानी कि डॉलर है उसको बहुत ज़्यादा होल्ड करने लगा चाइना। एंड WTO मेंबरशिप इन 2001 में उसे WTO की मेंबरशिप मिल गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। फर्दर इंटीग्रेटेड चाइना इनटू ग्लोबल इकोनॉमी, इसने चाइना को और ही ग्लोबल इकोनॉमी में फर्दर इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉब्लम ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक रिफॉर्म। चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने देखी, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ डिड नॉट बेनिफिट एवरीवन इक्वली, हर किसी को इक्वल बेसिस पर क्या नहीं मिला, बेनिफिट नहीं किया इस इकोनॉमिक ग्रोथ ने। मेजर प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्या क्या आ रही हैं, पहला है अनएम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। रूरल एंड अर्बन इनइक्वालिटी, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, अर्बन एंड रूरल इनइक्वालिटी है, कोस्टल एंड इनलैंड रीजनल इनइक्वालिटी है, पुअर वर्किंग कंडीशंस है, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस जो है वो पुअर है। जेंडर इनइक्वालिटीज इन एम्प्लॉयमेंट के अंदर जेंडर इनइक्वालिटीज भी हैं, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्लस करप्शन। सो ये सारी प्रॉब्लम्स चाइना का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसने क्या करा है,
प्रोवाइड करी है चाइना में, ठीक है। दस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो क्रिएटेड सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, यानी कि ये जो ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, उसने सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस को प्रोड्यूस किया चाइना के अंदर, ठीक है। ये चीज हुई हमारी। इसके बाद हम देखते हैं चाइना एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। चाइना को हम एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर की तरह कैसे देखते हैं? तो चाइना's इकोनॉमिक राइज हैज गिवन इट्स कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। क्या होता है कि चाइना का क्या पॉलिसी है, क्योंकि लैंड में बड़ा है चाइना, ठीक है, इसकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये जैसे इंडिया के अंदर तो क्या करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, तो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करता है, डंप करता है, इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स डंप कर देता है, तो आधी से ज्यादा जो डिमांड है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो इंडस्ट्री है ही नहीं, ठीक है, अभी स्टार्ट हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के अंदर, बट पहले नहीं था, तो हम लोग किस चीज पर डिपेंड करते थे, चाइना के जो प्रोडक्ट्स थे उस पर डिपेंड कर रहे थे। अभी भी अगर आप देखोगे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इंडिजिनियस जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके कंपैरिजन में जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं, दे आर अफोर्डेबल, ठीक है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। फिर रीजनल इन्फ्लुएंस में इसने क्या किया, मेजर इन्फ्लुएंस इन ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया के अंदर इसका मेजर इन्फ्लुएंस है, ठीक। ये क्या करता है, अपनी पावर दिखाता है, उनको डराता भी है, प्लस वहां पर क्या करता है, इकोनॉमिक, अच्छा ये तो हमने कह दिया डंपिंग वाला। दूसरा ये क्या करता है, ये देखता है छोटी कंट्रीज को क्या करता है, अपना टारगेट बनाता है। दो तरीके से काम करता है। पहला तरीका इसका क्या है कि हम क्या करेंगे, हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम आपके यहाँ इंडस्ट्रीज बनाएंगे और आपको क्या देंगे, आपको लोन देंगे, और जब ये कंट्रीज लोन चुकाने में नहीं चुका पाएंगी तो क्या कर लेंगे, इस कंट्री का कोई पर्टिकुलर पोर्ट या फिर कोई पर्टिकुलर लैंड हम ले लेंगे। तो चाइना की ये पॉलिसी है। तो इसने ईस्ट एशिया में भी ये कर रखा है, इसने अफ्रीका में भी ये कर रखा है, ठीक है। तो ईस्ट एशिया को इन्फ्लुएंस कर रखा है। जो इकोनॉमिक रिलेशंस, इसके इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिलेशंस विद किसके साथ है, जापान के साथ है, यूएसए के साथ में, एशियन के साथ में, रशिया के साथ में, ठीक है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड एड इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ये जो चीज मैंने बताई, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, एंड पाकिस्तान, इन पाकिस्तान ऑल्सो ही डिड दिस द सेम थिंग, ठीक है, करा। इंक्रीजिंगली प्रोजेक्ट्स चाइना एज अ ग्लोबल प्लेयर। ये सारी चीजें चाइना को क्या बताता है, ग्लोबल प्लेयर बताता है अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि चाइना क्या करता है, इनिशियली जो ऑफर देता है कंट्रीज को, तो ऐसे साउंड करता है कि यार मसीहा है ये तो, क्योंकि जब वो लोन की बात करता है कि भाई मैं तुम्हें लोन दूंगा, तो मैं तुम्हें क्या कर देता हूँ, कम रेट पे लोन दे देता हूँ। हाँ, उसे पता है, वो ऐसी ही कंट्री के पास में जाएगा अपनी लोन वाली स्कीम लेकर, जिसके बारे में उसे पता है कि ये जन्मों जन्मों तक मुझे कभी लौटा नहीं पाएगा ये लोन, ठीक है, इस पैसे को वापस नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, उस पैसे को कहाँ लगाएगा, जब वो लौटा नहीं पाएंगे तो वहां पर उनका कोई पोर्ट, उनके रिसोर्सेस को ये यूज करने लगेगा। फिर ताइवान, चाइना कंसीडर्ड ताइवान ए रिनेग्रेड प्रोविंस। चाइना क्या बोलता है कि भाई ताइवान हमारा हिस्सा है। चाइना सीक्स ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद ताइवान एज पार्ट ऑफ इट्स अप्रोच टू दी इशूज, ठीक है, इशूज से। सो हमने ये चाइना का देख लिया, ठीक है, हमने क्या देख लिया, चाइना का देख लिया, ये चीज चाइना की देख ली। अब हम देखते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस को। हम हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं। सो दिस इज इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया चाइना रिलेशंस में क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं इंडिया चाइना के रिलेशन का। तो इंडिया एंड चाइना आर मेजर पावर्स इन एशिया। एशिया के अंदर जो इंडिया और चाइना है वो क्या है, मेजर पावर है बिफोर वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जब नहीं हुआ था, यानी कि जब यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के अंदर नहीं आ रही थी, तो इंडिया और चाइना एशिया के अंदर मेजर पावर थे। दोनों का ही कल्चर जो है, दोनों की ही जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, बहुत स्ट्रांग है। दोनों की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। सो बोथ हैड सिग्निफिकेंट, दोनों का क्या है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा था भाई। यहाँ पर भी राजा महाराजा, यहाँ पर भी राजा महाराजा, और बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज दोनों ही कंट्री के अंदर, ठीक है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, देखो जो बात
सही है वो कही जाएगी। चाइना का जो हिस्टोरिकल जो है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बहुत ही, जो सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही वाइड है, डाइवर्स है एक तरीके से, एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये तीनों ही चीज़ें दोनों ही कंट्रीज के अंदर थी। Their spheres of influence generally did not overlap much, but इनका जो influence है वो कभी overlap नहीं किया, ये दोनों एक दूसरे के लिए कभी direct indirect threat नहीं थे। Therefore historical interaction between the two was relatively limited, इसीलिए दोनों का ही historical जो interaction है वो limited है। Relations after independence, independence के बाद में relations कैसे हुए? तो इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, ठीक है, के बाद क्या होता है, देयर वॉज होप फॉर इंडिया चाइना कॉपरेशन। इंडिया चाइना कॉपरेशन की क्या थी, होप थी। तो स्लोगन आया हिंदी चीनी भाई भाई, तो दिस वाज द फेमस स्लोगन हिंदी चीनी भाई भाई, जो सिंबलाइज कर रहे थे इंडिया और चाइना की फ्रेंडशिप को। हाउएवर डिफरेंसेस सून इमर्ज्ड ओवर तिब्बत एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तिब्बत और बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर क्या हो गया, दोनों के बीच में इश्यूज आने लगे। 1950s में चाइना टू कंट्रोल ऑफ तिब्बत, चाइना ने क्या कर लिया, तिब्बत के ऊपर कंट्रोल ले लिया 1950s के अंदर, ठीक है। 1962 में क्या होता है, इंडिया चाइना बॉर्डर वॉर अकर्ड 1962 में, 1962 इंपॉर्टेंट ईयर है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, वॉर हो जाता है। मेजर एरियाज ऑफ डिस्प्यूट इंक्लूड, जो मेजर एरिया है डिस्प्यूट का वो क्या होता है अरुणाचल प्रदेश होता है, अक्साई चीन होता है लद्दाख के अंदर, ठीक है। अक्साई चीन जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया जिस रीजन को, लद्दाख के, और अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना अपने मैप पे दिखाता है, ठीक है। अब देखो मैप पे दिखाना और रियल में कंट्रोल होना इज डिफरेंट। रियल में कंट्रोल किसका है, इंडिया का है। इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिवरेंसेस, इंडिया क्या करता है, मिलिट्री हार को झेलता है, ठीक है। अब 1962 के बाद दोनों के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, So relations deteriorated after 1962 conflict. 1962 की conflict के बाद में दोनों के ही जो रिलेशन है वो डिटोरिएट होने लगे, खराब होने लगे, क्योंकि हम तो स्मिथ में थे कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने तो तिब्बत और उस पर, अच्छा स्टोरी क्या थी, क्या चाहता था एक्चुअली, क्या हुआ था कि इंडिया ने जो चाइना का क्लेम था कि तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, वो क्या कर लिया था, वो एक्सेप्ट कर लिया था। क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब चाइना क्या करने लगा, चाइना वहां पर अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्सरसाइजेस उसने स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ तो यहाँ पर क्या करने लगा, वो वायलेशन करने लगा, ह्यूमन राइट वायलेशन करने लगा। अब दिक्कत क्या हुई, जो दलाई लामा who is considered as the head of तिब्बत, वो क्या करते हैं, वो भाग के आ जाते हैं, कहाँ पर, वो भाग के आ जाते हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया में असाइलम ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो चीज है वो चाइना को क्या कर देती है, नाराज कर देती है, ठीक है। चाइना इस एक्शन को क्या समझता है, दिस इज अ वॉर अगेंस्ट चाइना, दिस इज द वायलेशन ऑफ पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है दोनों के बीच में 1956 के अंदर। 1956 के टाइम पर दोनों के अंदर ही क्या हो रहा है, पंचशील एग्रीमेंट साइन हो रहा है, जिसमें एक चीज की बात हो रही है, सॉवरेनिटी टेरिटोरियल, उस पर सॉवरेनिटी रहेगी। और चाइना समझता है कि भाई इंडिया ने हमारी जो सॉवरेनिटी का क्लेम है उसको थ्रेटन कर दिया है, दिस इज अ वॉर अगेंस्ट चाइना, है ना, ऐसी वाली चीज है। फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर डाउनग्रेडेड until 1976 तक इनके जो डिप्लोमेटिक डायलॉग्स थे वो एकदम बंद थे। लेट 1970s में चाइना's पॉलिसी बिकेम मोर प्रैग्मेटिक, ज्यादा प्रैग्मेटिक हो गई। चाइना एंड इंडिया बिगेन नेगोशिएशंस ऑन द बॉर्डर इशू पे इन दोनों क्या करने लगे, नेगोशिएशन करने लगे। एंड 1981 में टॉक्स ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट बिगेन, और बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर इन दोनों के बीच में क्या होने लगी, बात होने लगी, ठीक है। अब इम्प्रूवमेंट आफ्टर द कोल्ड वॉर के बाद में दोनों के बीच में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है।
सो इंडिया चाइना का जो रिलेशन है एक्वायर्ड बोथ स्ट्रेटेजिक डायमेंशन एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, दोनों ही डायमेंशन है इसके अंदर में। तो कैसे बात हो रही है स्ट्रेटेजिक में, क्या बोथ सी देमसेल्व्स एज राइजिंग पावर, दोनों ही एक दूसरे को राइजिंग पावर की तरफ देखते हैं, एंड बोथ सी ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन एशियन एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो दोनों ही समझते हैं, इंडिया समझता है कि चाइना एक राइजिंग पावर है, चाइना समझता है इंडिया एक राइजिंग पावर है, एंड दोनों का ही एम है कि एशिया के अंदर और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस हमें दिखाना है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक डायमेंशन इनका क्या है कि ग्रोइंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एनकरेज कॉपरेशन। देखो चाइना और इंडिया के अंदर कितना भी बड़ा डिस्प्यूट क्यों ना हो जाए, बट चाइना विल नॉट अटैक इंडिया, लाइक अभी तो नहीं करेगा, नियर फ्यूचर में, ठीक है, लेटर ऑन जब फुल्ली डेवलप चाइना हो जाएगा तब वो कर सकता है, नहीं कर सकता उसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि चाइना का जो लार्जेस्ट मार्केट है वो क्या है, इंडिया है, इंडिया पे वो डिपेंडेंट है, दोनों ही क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो 1988 में क्या होता है, राजीव गांधी विजिट करते हैं, ठीक है, वॉर के बाद फर्स्ट टाइम कोई विजिट कर रहा है चाइना को, तो राजीव गांधी विजिटेड चाइना इन दिसंबर 1988 में चाइना को क्या करते हैं, विजिट करते हैं, एंड दिस गेव अ मेजर पुश टू इम्प्रूविंग बाईलैटरल रिलेशन। इस चीज ने क्या किया, बाईलैटरल रिलेशन को इम्प्रूव करा। अब क्या आता है एरिया ऑफ कॉपरेशन, एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या है इंडिया और चाइना का, इंडिया एंड चाइना हैव कॉपरेटेड इन, किन एरियाज पे इन्होंने कॉपरेट करा है, मेंटेनिंग पीस एंड ट्रांसक्यूलिटी ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पे हमें क्या करना है, किन किन एरिया में, एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या है, तो भाई पीस मेंटेन करनी है बॉर्डर पर, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज दोनों का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ओपनिंग बॉर्डर ट्रेड पोस्ट, ठीक है, बॉर्डर ट्रेड पोस्ट, एनर्जी कॉपरेशन, एनर्जी भी के लिए भी कॉपरेट हो सकता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन सच एज WTO, एंड इकोनॉमिक रिलेशंस में क्या एरिया है, बाईलेटरल ट्रेड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर, जो बाईलेटरल ट्रेड है दोनों का ओवर द ईयर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया है इनका, क्रिएटेड इंसेंटिव्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये क्या कर रहा है, इंसेंटिव्स क्रिएटेड इंसेंटिव्स कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, एंड एरियाज ऑफ टेंशन, एरियाज ऑफ टेंशन क्या है, डिस्पाइट कॉपरेशन, ठीक है, सेवरल इशूज रिमेन। पहला इशू क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट, भाई बॉर्डर डिस्प्यूट तो है, ठीक है, जो चाइना की जो पॉलिसी है, पाम एंड फिंगर वाली जो पॉलिसी है वो बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, चाइनाज क्लोज रिलेशनशिप विथ किसके साथ में, जो चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी है, देखना क्या है, ठीक है, तो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा है, चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है एक, चाइना मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मिलिट्री रिलेशन है, चाइनाज पोजीशन ऑन इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एट द यूएन के अंदर, अगर यूएन के अंदर इंडिया चाहे भी परमानेंट मेंबरशिप लेने का, तो चाइना क्या लगा देता है, चाइना वीटो लगा देता है, ठीक है, एंड कंपटीशन फॉर इन्फ्लुएंस इन एशिया, और एशिया के अंदर इन्फ्लुएंस पे क्या चल रहा है, चाइना का क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओवरऑल नेचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन का ओवरऑल नेचर क्या है ये देख लेते हैं। तो इंडिया चाइना रिलेशन इन्वॉल्व्स बोथ, तो दोनों ही चीजें हैं, कॉपरेशन भी है, सो इट कम्स इन कंक्लूजन, ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जहां पर बात हो रही है कि इंडिया एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो आप ये सारी चीजें जो मैंने बताई आप वो डिस्क्राइब करोगे, एंड कंक्लूजन में ये लिख दोगे, क्या लिख दोगे कि इंडिया और चाइना का रिलेशन इन्वॉल्व्स बोथ कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, देयर आर बोथ, सो there is trade, they are economically interdependent to each other, economic interest, वही बात है, global institutions में they are the part WTO जैसे हो गया, ठीक है, एनर्जी के लिए वो लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट, एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, इन दोनों का क्या है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी है, साथ ही में कंपटीशन किस पे, बॉर्डर डिस्प्यूट पे कंपटीशन, स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, दोनों ही चाहते हैं कि एशियन कंट्रीज के अंदर इनका इन्फ्लुएंस बढ़े, रीजनल इन्फ्लुएंस ये लोग चाहते हैं, एंड चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो, सो दीज थिंग्स आर क्या है, हो गई हमारी, जो हो गई इंपॉर्टेंट। हाँ चलो अब देखते हैं हम लोग
रीसेंट टाइम में इंडिया चाइना की रिलेशन कैसा रहा है, थोड़ा इस पर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये चीज डिस्क्राइब नहीं है। तो 2008 में क्या होता है, 2008 के अंदर क्या होता है, हमने राजीव गांधी की विजिट तक देख लिया। चाइना अपोजेस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील एट NST, ठीक है। चाइना क्या करता है, चाइना अपोज करता है, अपोजेस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील, इंडिया की सिविल न्यूक्लियर डील को क्या करता है, अपोज करता है। 2013 में क्या होता है, बॉर्डर डिफरेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। क्या होता है, बॉर्डर डिफरेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है, ठीक है। 2014 में क्या होता है, पीएम मोदी किससे मिलते हैं, मीट्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलते हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलते हैं, ठीक है। क्या बात होती है, कॉपरेशन की बात होती है एंड टेंशन, पर टेंशन तब भी दोनों के बीच में क्या है, इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर 2017 के अंदर क्या होता है, डोकलाम स्टैंड ऑफ होता है, स्टैंड ऑफ। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर, तो हमें देखो IR के अंदर यही होता है, ठीक है। जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो हमको क्या करना है, हमें करंट इश्यूज से भी रिलेट करना है, ठीक है। डोकलाम स्टैंड ऑफ हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में 2020 में क्या हो रहा है, गलवान वैली क्लैश होता है, क्लैश इन लद्दाख के अंदर गलवान वैली क्लैश होता है। एंड 2022 से 23 के बीच में टॉक्स बट मिसट्रस्ट, दोनों के बीच में क्या हो रही है, बातें हो रही हैं, टॉक्स बट मिसट्रस्ट, बट दोनों के बीच में दोस्ती भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, ठीक है, ये चीज होती है। एंड 2025 में क्या होगा, फर्स्ट विजिट, ठीक है, फर्स्ट विजिट बाय PM मोदी इन 7 ईयर्स, 7 साल में पहली विजिट करते हैं PM मोदी, किसमें, शंघाई कोऑपरेशन समिट में, SCO की जो समिट है उसमें, इन तिनजिन, ठीक है। ये हमने देख लिया हमारा करंट में क्या सिनेरियो है, ठीक है, ये कंप्लीट हमारा हो गया है। अब देखो एक ये छोटा सा एक पैरा है जिसमें जापान एंड साउथ कोरिया के बारे में दिया है, ये भी हम लोग जल्दी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग एक बार जल्दी पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से डिले हो रहा है, वी शुड कंप्लीटेड इन एट वंस, ओके। तो जापान का देखते हैं, जापान एज एन इकोनॉमिक पावर, जापान को हम इकोनॉमिक पावर की तरह देखें तो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जापान के अंदर क्या है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं एंड इंपोर्ट्स मोस्ट रॉ मटेरियल, और अपने मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स को जापान क्या करता है, इंपोर्ट करता है, दूसरी कंट्रीज से लेता है। डिस्पाइट दिस इट अचीव्ड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। भाई इसके ऊपर क्या है, हिरोशिमा नागासाकी में क्या होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरता है, स्टिल इतने के बाद भी इसके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, उसके बाद भी ये क्या कर रहा है, ये एक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेता है, नोन ग्लोबली एज हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड, किसके लिए जाना जाता है, हाई टेक्नोलॉजी ब्रांड्स, जैसे सोनी हो गया, हम सबके घरों में ये वाली चीजें हैं, सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, कैनन हो गया, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, माज्डा, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए जाना जा रहा है। जॉइंट OECD
ठीक है, ज्वाइन करता है किसमें, 1964 में, ठीक है, 1964 में इसे ज्वाइन करता है। G7 ओनली एशियन मेंबर, G7 के अंदर सिर्फ यही एक एशियन मेंबर है, ठीक है, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज, और वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी है। हमने ऊपर शायद पढ़ा था कि जापान से भी छोटी है पूरी एशियान की इकोनॉमी, ऐसा कुछ शायद देखा था। आई एम कंफ्यूज, लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूज, आप लोग एक बार नोट्स में देखना, ठीक है। पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, जापान is the only country to have suffered atomic bombing। जापान एक इकलौती कंट्री है जिसने क्या है, एटॉमिक बॉम्बिंग को झेला है। मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द यूएन रेगुलर बजट, ये यूएन का जो रेगुलर बजट है उसका क्या है, रेगुलर कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूटर है जो यूएन का बजट है, यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है, ठीक है। हैज अ सिक्योरिटी अलायंस विथ द यूएसए सिंस 1991 से इसके क्या है, सिक्योरिटी अलायंस है यूएसए के साथ में। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जापान रिनाउंसेस वॉर एंड यूज ऑफ फोर्स फॉर सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। क्या बोलता है आर्टिकल 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बोलता है, जापान रिनाउंसेस वॉर, ठीक है, एंड यूज ऑफ फोर्स फॉर सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट, कि जापान यूज नहीं करेगा वॉर का और फोर्स का डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, ठीक है। मिलिट्री पावर देख लेते हैं, तो ट्रेडिशनली मेंटेन्ड रिलेटिवली लो मिलिट्री, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर ऑफ जीडीपी, तो जीडीपी का जो शेयर है उसका बहुत कम ही मिलिट्री पे खर्च करता है, जापान ज्यादा नहीं करता। डिस्पाइट दिस जापान पोजेसेस सिग्निफिकेंट एडवांस्ड मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है इसके पास में। इट स्ट्रेंथन्स इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हैज इंक्रीज्ड इन द इंडो पैसिफिक में इसका क्या है, इस मतलब अच्छी पकड़ है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। कैन जापान बी एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, क्या हम जापान को अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की तरह देख सकते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं, लिमिटेशंस देख लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या है भाई, टेक्नोलॉजिकली जापान इज एडवांस्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट हाई है, जो लोग हैं वो क्या है, एथिकल है, मोरल है, ठीक है, मतलब एथिकल मोरल इन द सेंस कि वो अपने काम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, फेथफुल है, ठीक है। फिर मेजर ग्लोबल कंपनीज जापान के अंदर में है, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है इसका, एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स के लिए क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस पे क्या बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। एंड डिपेंडेंस ऑन द यूएस सिक्योरिटी अलायंस, और एजिंग पॉपुलेशन एज हो रही है। देखो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिपेंडेंट है इंपोर्ट के लिए, इसके पास मिलिट्री फोर्सेस लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, और यूएस पे डिपेंडेंट है, ये सिक्योरिटी अलायंस कर रखी है यूएसए के साथ में इसने, ठीक है। तो इसीलिए अगर आज के टाइम में हम देखें तो यूएसए ने यूएसए क्या कर रहा है, जिस तरीके से अपने अलाइज को छोड़ रहा है, जैसे यूक्रेन वगैरह के साथ हो रहा है, ठीक है, और कंट्रीज, तो यूक्रेन वाज नॉट दैट मच अलाइड टू द यूएसए, बट वो नाटो को ज्वाइन करना चाह रहा था, एंड यूएसए अपने हाथ खड़े कर रहा है, ठीक है, वो अपने अलाइज को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जापान के अंदर एक माहौल क्रिएट हो गया है कि हम अभी अगर देखेंगे एक टाइम के बाद में कि जापान अपनी मिलिट्री पे भी वर्क करेगा, इक्विपमेंट्स पे भी वर्क करेगा, एंड इंडिया is becoming can become a major trade partner। यहाँ पर इंडिया ट्रेड पार्टनर बन सकता है, ठीक है, बिकॉज इंडिया इज मतलब अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स में इंडिया क्या कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है विद टाइम, और पॉपुलेशन एजिंग है, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट हो गई, जापान के बारे में देख लिया। एंड अब आ जाते हैं हम साउथ कोरिया पे, ठीक है। साउथ कोरिया पे यू माइट बी फाइंडिंग दैट आई एम गोइंग टू फास्ट, और बहुत बड़ा लेक्चर कर दिया 1 घंटे का, जबकि मैंने बात करी थी कि हम 35 to 40 मिनट्स का ही मिनिमम लेक्चर रखेंगे, बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट इट इन वन गो, ठीक है। तो बैकग्राउंड देख लेते हैं हम लोग साउथ कोरिया का। तो कोरियन पेनिसुला वॉज डिवाइडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड along the 38th पैरेलल, ठीक है। जो कोरियन पेनिसुला है, दो हैं,
ये दो पार्ट हैं। तो 38 पेनिसुलर पे ये डिवाइड कर दिया गया, दिस इज नॉर्थ कोरिया एंड दिस इज साउथ कोरिया, ठीक है। सो साउथ कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया DPRK, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोरियन वॉर होता है 1950 से 53 के बीच में एंड बोथ कोरिया बिकेम UN मेंबर इन 1991। 1991 में दोनों ही कोरिया UN के मेंबर बन जाते हैं। इकोनॉमिक राइज, जो साउथ कोरिया इमर्ज एज अ मेजर एशियन इकोनॉमिक पावर, जो साउथ कोरिया है वो एक मेजर एशियन इकोनॉमिक पावर की तरह इमर्ज करता है। रैपिड डेवलपमेंट फ्रॉम 1960s टू 1980s, 1960 से 1980s के बीच में क्या होता है, एक रैपिड डेवलपमेंट होता है नोन एज मिरेकल ऑन द हैन रिवर। हैन रिवर है एक बहुत फेमस रिवर है कोरिया की, ठीक है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, द मिरेकल ऑफ हैन रिवर। जॉइंट OECD को ज्वाइन करता है ये 1996 में। सो ये क्या करता है, ये डेवलप हो जाता है एक मेजर इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी में, ठीक है। फिर फैक्टर्स बिहाइंड साउथ कोरियाज डेवलपमेंट, साउथ कोरिया की जो डेवलपमेंट है उसके पीछे के फैक्टर्स हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। तो सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स, ये क्या करा इसने, सक्सेसफुल लैंड, क्या फैक्टर्स हैं कि साउथ कोरिया का डेवलपमेंट इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, भाई सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स इसने करे, ठीक है। फिर रूरल डेवलपमेंट ये कर रहा है, ठीक है। तो इसने सारी तरफ ध्यान दे रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहा है। रैपिड एंड रिलेटिवली इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। रिलेटिव इक्विटेबल, देखो कीवर्ड है इक्विटेबल, यानी कि सबकी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। हमने जापान को देखा था कि इंपोर्ट कर, देखो इंपोर्ट का साइन ऐसा है, तो मान लो जापान है तो ये इंपोर्ट कर रहा है, और कोरिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज है इसकी। स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसने बनाया एंड इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस, ठीक है। अब ग्लोबल एंड इंडियन सिग्निफिकेंस, इसका ग्लोबल और इंडियन सिग्निफिकेंस क्या है, देखो मेजर ब्रांड जो हम यूज करते हैं, ये यहाँ से पता चल रहा होगा कि आधे से ज्यादा ब्रांड हम जापान एंड साउथ कोरिया के ब्रांड्स पे हम डिपेंडेंट है। तो क्या है, सैमसंग हो गया, LG हो गया, हुंडई हो गया, एंड स्ट्रॉन्ग कॉमर्शियल एंड कल्चरल टाइज है इसकी किसके साथ में, इंडिया के साथ में। एंड न्यूमरस बाइलेटरल एग्रीमेंट्स हैव स्ट्रेंथन्ड इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन, ठीक है। बहुत सारे बाइलेटरल एग्रीमेंट्स क्या कर रहे हैं, ने स्ट्रेंथन किया है किसको, इंडिया एंड साउथ कोरिया के रिलेशंस को। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल मीट इन अनदर चैप्टर।